साल का दौर है, 1206 से 1526 तक। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि इस दौर के जो मुख्य वंश हैं, उनके शासक और उनकी क्या छाप रही, उसको समझे। ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे कैसे इन्होंने उत्तर भारत पर अपना राज कायम किया। और इसकी शुरुआत देखिए, इसकी शुरुआत होती है मोहम्मद गोरी से। अरब आक्रमणकारियों के बाद गोरी ने उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा जीता और जाते हुए उसने अपने एक भरोसेमंद गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ का शासक बना दिया। अच्छा। हाँ, और इसी ऐबक ने 1206 में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो मतलब गोरी ने सीधे शासन नहीं किया, ऐबक को बिठाया। बिल्कुल। और गोरी की एक और दिलचस्प बात, उसने तराइन की पहली लड़ाई तो पृथ्वीराज चौहान से हारी थी, पर दूसरी वाली वो जीत गया था। हाँ, ये तो पढ़ा है। और उसने कुछ सिक्के भी चलाए थे, कहते हैं उन पर देवी लक्ष्मी की आकृति थी। अरे वाह, ये तो अनोखी बात है। तो गुलाम वंश की शुरुआत हुई ऐबक से। सुना है वो बहुत दानी था, लाख बख्श कहते थे उसे। जी हाँ, लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला, बहुत उदार माना जाता था। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी और अजमेर में वो 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया। लेकिन उसकी मौत वो पोलो खेलते हुए हुई ना, घोड़े से गिरकर। हाँ बिल्कुल, चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसका दामाद इल्तुतमिश वो गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का, आप कह सकती हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अच्छा, ऐबक को नहीं? ऐबक ने शुरुआत की, पर सल्तनत को मजबूत इल्तुतमिश ने किया। उसने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया और एक बहुत जरूरी चीज शुरू की, इख्ता प्रणाली। हाँ, इख्ता प्रणाली। इसमें वो जमीन देते थे ना, वेतन की जगह। सही कहा, अधिकारियों को नकद सैलरी की जगह जमीन का रेवेन्यू दे दिया जाता था। इससे प्रशासन और सेना दोनों को संभालने में मदद मिली। और इल्तुतमिश के बाद उसकी बेटे रजिया सुल्तान। हाँ, रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला शासक। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय। बिल्कुल। उसने तो पर्दा प्रथा भी छोड़ दी थी, पुरुषों जैसे कपड़े पहनती थी। वो कैरा प्रणाली का विरोध किया था। देखिए, उसने मर्दाना लिबास अपनाया और दरबार में बिना पर्दे के आती थी। तो जो कट्टरपंथी थे, उलेमा थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई। बहुत विरोध हुआ उसका। होना ही था उस जमाने में। अच्छा, रजिया के बाद कौन महत्वपूर्ण रहा? बलबन? हाँ, बलबन। वो भी एक मजबूत शासक था। उसने इल्तुतमिश के बनाए 40 तुर्क सरदारों का ग्रुप तुर्के चहलगानी को खत्म कर दिया। क्यों? मतलब खतरा था उससे? बिल्कुल। वो ग्रुप बहुत ताकतवर हो गया था, सुल्तान के लिए खतरा बन सकता था। तो बलबन ने उसे खत्म करके सुल्तान की ताकत पक्की की। उसके दरबार में वो मशहूर फारसी कवि थे ना, अमीर खुसरो। हाँ, अमीर खुसरो, तूतिए हिंद कहते थे जिन्हें, भारत का तोता। जी वही। और अमीर हसन भी थे। तो ये गुलाम वंश की बात हुई। इसके बाद आया खिलजी वंश। इसके संस्थापक तो जलालुद्दीन खिलजी थे। हाँ, जलालुद्दीन खिलजी। लेकिन इस वंश का सबसे मशहूर नाम तो अलाउद्दीन खिलजी का है। वही, जिसने अपने चाचा और ससुर यानी जलालुद्दीन को ही मारकर गद्दी हथिया ली थी। हाँ, ये सत्ता के लिए संघर्ष का एक, कह सकते हैं, क्रूर उदाहरण है। अलाउद्दीन खिलजी कई चीजों के लिए जाना जाता है, खासकर उसकी बाजार नियंत्रण नीति। हाँ, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, प्राइस कंट्रोल। हाँ। क्यों किया था उसने ऐसा? ताकि वो अपनी बड़ी सेना रख सके और सैनिकों को कम दाम पर जरूरी सामान मिलता रहे। उसने घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा भी शुरू की। अच्छा, मतलब पूरी व्यवस्था बनाई सेना के लिए। और जासूसी? हाँ, जासूसी का एक जबरदस्त नेटवर्क था उसका। जासूसों को बरीद कहते थे। और उसने दिल्ली में अलाई दरवाजा और 1000 खंबा महल भी बनवाए। लगता है प्रशासन काफी सख्त था उसका। टैक्स भी सबसे ज्यादा उसी ने वसूला था शायद। हाँ बिल्कुल। अपनी बड़ी सेना और मंगोल आक्रमणों से बचाव के लिए उसे पैसे की जरूरत थी। अच्छा, खिलजी वंश के बाद कौन आया? खिलजी के बाद आया तुगलक वंश। इसकी नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने। लेकिन इसके बाद जो आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसको लेकर बड़ी कहानियां हैं। पागल राजा भी कहते हैं कुछ लोग। हाँ, उसको समझदार मूर्ख या ऐसा कुछ कह दिया जाता है, क्योंकि उसकी कुछ योजनाएं थीं तो बड़ी सोच समझ वाली, पर कामयाब नहीं हुई। जैसे वो राजधानी बदलना, दिल्ली से दौलताबाद। हाँ, दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम उसने दौलताबाद रखा, फिर वापस दिल्ली ले आया। काफी परेशानी हुई लोगों को। और वो सिक्के वाली बात?
हाँ, चमड़े के सिक्के। नहीं, देखिए, चमड़े के सिक्के नहीं थे। उस समय दुनिया भर में चांदी की थोड़ी कमी हो गई थी, तो उसने सांकेतिक मुद्रा मतलब टोकन करेंसी चलाई, तांबे और कांसे की। अच्छा, तांबे और कांसे की। पर हाँ। दिक्कत ये हुई कि ये सरकारी टकसाल पर कंट्रोल कमजोर था, तो लोगों ने घर घर में जाली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। पूरी योजना फेल हो गई। अरे बाप रे, मतलब अच्छा सोचा पर हुआ बुरा। हाँ, कुछ ऐसा ही है। पर उसने कृषि के लिए एक अलग विभाग भी बनाया था, दीवाने अमीर को ही, किसानों की मदद के लिए। और इसी के टाइम में वो मशहूर यात्री आया था ना, मोरक्को से। इब्न बतूता। बिल्कुल, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता उसी के शासनकाल में भारत आया था, और उसने अपनी किताब रिहिला में उस समय के भारत के बारे में काफी कुछ लिखा है। अच्छा, फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिर फिरोज शाह तुगलक। जी, फिरोज शाह तुगलक उसने कई टैक्स हटा दिए थे। कहते हैं सिर्फ सिंचाई कर लगाया, जिसे हक ए शर्व कहते थे, और उसने कई नहरें भी बनवाईं। तो ये तुगलक वंश हो गया। इनके बाद सल्तनत थोड़ी कमजोर हुई क्या? हाँ, तुगलकों के बाद सैयद वंश आया। संस्थापक थे खिज्र खान। इनका दौर थोड़ा कमजोर और अस्थिर सा माना जाता है। और फिर आया लोधी वंश, या आखिरी था? हाँ, लोधी वंश दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की। वो पहला अफगान शासक था दिल्ली का। और इसी वंश में सिकंदर लोधी हुआ, जिसने 1504 में आगरा शहर बसाया। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। बिल्कुल सही। सिकंदर लोधी ने आगरा बसाया और उसे अपनी राजधानी भी बनाया। उसने जमीन नापने के लिए गज-ए-सिकंदरी पैमाना भी चलाया था। और इस वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोधी। हाँ, इब्राहिम लोधी। और यहीं पर कहानी खत्म होती है दिल्ली सल्तनत की। यहीं पर एक नया मोड़ आता है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। और बाबर जीत गया। हाँ, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, और इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत, जो करीब 320 साल चली, उसका अंत हो गया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की कहानी। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी वंश। लगभग 325 साल। शासक आए गए, नीतियां बनी बदली। बिल्कुल। और फिर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ। पर ये सिर्फ राजाओं और लड़ाइयों की कहानी नहीं है, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पूरे दौर में प्रशासन में, वास्तुकला में, साहित्य में, संस्कृति में बहुत कुछ हुआ। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा बने, अमीर खुसरो जैसे कवि हुए, इक्ता जैसी प्रशासनिक व्यवस्था बनी। सही कहा। तो सोचने वाली बात यह है कि सल्तनत काल की ये जो प्रशासनिक और सांस्कृतिक विरासतें थीं, जैसे इक्ता प्रणाली या अमीर खुसरो का संगीत और साहित्य, इनका आने वाले मुगल काल पर और उसके में बाद के भारत पर कितना गहरा असर रहा होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन 300 सालों की नींव पर ही तो आगे का भारत भी काफी हद तक बना। बिल्कुल। इस पर सोचना इतिहास को और भी दिलचस्प बना देता है।